राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, आज की पहली खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। लगातार हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि भारत के द्वारा जो इंजन खरीदे गए हैं अमेरिका से, जो हमारे तेजस परियोजनाओं के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इनकी डिलीवरी में काफी लेट लतीफी की जा रही है। इवन जो नए इंजन की डील यानी F414 इंजन की डील हमें करनी है, जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 और एमका टेडबीएफ वगैरह में किया जाएगा, इनकी डील को लेकर भी काफी प्रॉब्लम्स बीच में आ गई है। यानी सारे टेक्निकल नेगोशिएशन वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि प्राइसेस को लेकर यहाँ पर अमेरिका भारत को सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो प्राइस एक्सपेक्ट की गई थी उससे लगभग 3 गुनी ये लोग हमसे चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ लॉजिक्स भी दिए जा रहे हैं कि देखिए, आप मेंटेनेंस, ओवरऑल इन सब का एक सेंटर भी चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी चाहते हैं 80% तक की, तो कुछ चीजें आपको फ्री में नहीं मिलती, जिसके लिए आपको अतिरिक्त पैसा देना होगा। लेकिन सारी चीजों को अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो स्पष्ट लग रहा है कि अब अमेरिका भारत को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने की कोशिश जरूर कर रहा है, या एकदम उसका मकसद ये ना भी हो तब भी वो बाकी चीजों में नेगोशिएट करने के लिए, अपना अपर हैंड बनाने के लिए तेजस परियोजनाओं को टारगेट कर रहा है। यानी मान लीजिए कि जो ट्रेड डील नेगोशिएट हो रही है भारत अमेरिका के बीच में, इसके ऊपर अपर हैंड उसे लेना है, तो यहाँ पर भी फायदा उठा सकता है वो तेजस परियोजनाओं को पीछे धकेल के। तो कुल मिलाकर इंजन उसके पास भारत की एक कमजोर नस के रूप में आ चुके हैं। और अभी तक हम लोगों को देखने के लिए ये मिला था कि तेजस मार्क 1A के लिए जो F404 इंजन के ऑर्डर दिए गए थे, इन्हें भारी देरी के बावजूद केवल 6 की संख्या में ही डिलीवर किया गया है। उसमें से भी खबर निकल कर ये आई थी कि छठा इंजन फॉल्टी निकला, जिसको कुछ ट्रबल शूटिंग के बाद में ठीक कर लिया गया। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि इस सीरीज का 7वां इंजन डिलीवर कर दिया गया है। जी हाँ, अब हम जानते हैं कि एचएएल के द्वारा एयरफ्रेम और बाकी की चीजें तैयार कर ली गई हैं, काफी ज्यादा बड़े नंबर्स में। इनके अंदर केवल इंजन्स की कमी है। अब जैसे जैसे इंजन्स मिलते जाएंगे, वैसे वैसे इनका इंटीग्रेशन तेजस मार्क 1A में किया जाएगा। अब तो आप देखने वाली बात रहेगी कि आगे ये डिलीवरी किस तरह से चलती है। क्या इसमें फिर से लेट लतीफी की जाएगी, या फिर कोई ऐसा समाधान निकल गया हो जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि देखिए, अब ये लोग डिलीवरी समय पर हमें करेंगे। इसके बाद अगर अगली खबर की बात की जाए तो देखिए, ये इंडोनेशिया से निकल कर आ रही है। हम सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडोनेशिया के विजिट पर गए हैं। वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भी दिया गया। इसके साथ भी कुछ ऐसी चीजें होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि इंडोनेशिया अब अपनी पुरानी जड़ों को पहचानते हुए भारत के साथ एक अलग तरह का सहयोग खड़ा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे खबरें तो इंडोनेशिया को लेकर कई सारी आ रही है, जिनको हम लोग संभवतः आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 2 प्रमुख खबरों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली खबर में आपको मैं बता दूं कि इंडोनेशिया और भारत के बीच में एक डिफेंस एमओयू हुआ है, पूरे 5200 करोड़ रुपयों का, यानी 5200 करोड़ रुपयों का। इसके चलते मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइलें और अस्त्रा मिसाइल, इनको लेकर डील होने जा रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर ब्रह्मोस की बात की जाए तो ये तो फिर भी भारत और रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर है। हालांकि इसका इंपॉर्टेंस कोई और मिसाइल फुलफिल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि देखिए 50% तो एटलीस्ट ये रशियन है। लेकिन बात की जाए अगर अस्त्रा मिसाइल की, तो ये टोटली स्वदेशी मिसाइल है, और वो भी एयर टू एयर के कैटेगरी में। देखिए, अगर बात की जाए इंडोनेशिया की, तो वो भी चाइना पीड़ित है, और चाइना पीड़ित जितने भी देश होंगे, आप ऐसा मान लीजिए कि उन सभी का कोई ना कोई स्वार्थ भारत से जुड़ा हुआ है, और हर कंडीशन में वो भारत के साथ अलाइन होने की कोशिश करेंगे। इसी सीरीज में इंडोनेशिया भी आता है। पहले हम लोगों ने ऐसे ही फिलीपींस को देखा। फिलीपींस भी चाइना से पीड़ित था, और फिलीपींस ने चाइना को काउंटर करने के लिए भारत से 100 बेस्ट एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी। इसी बीच बताया यह जा रहा है कि 5200 करोड़ रुपयों के इस समझौते के तहत इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एक बैटरी खरीदेगा। इसके अलावा अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल भी खरीदेगा। हालांकि ये जो एक बैटरी खरीदने की बात की जा रही है, संभवतः इसका आंकड़ा और बढ़ सकता है, और बढ़ क्या सकता है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल ये कंफर्म नहीं है। एक अनुमान के हिसाब से बताया जा रहा है कि एटलीस्ट एक बैटरी तो खरीदी ही जाएगी। लेकिन जब फाइनल राउंड का नेगोशिएशन होगा, उसके बाद संभवतः हमें पता चल जाएगा कि ये टोटल कितनी क्वांटिटी में हमसे मिसाइल्स खरीदने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर अस्त्रा मार्क 1 की बात की जाए, तो हम सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया के पास भी Su-30 फाइटर जेट्स हैं, और वैसे तो दुनिया भर के अंदर जितने भी Su-30 के यूजर्स हैं वो काफी परेशान है, क्योंकि रशिया ध्यान दे ही नहीं पा रहा है। स्पेयर पार्ट्स हो, मेंटेनेंस वगैरह हो, वेपन पैकेज हो, रशिया कुछ भी इस समय प्रोवाइड कराने जैसी स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें वो तैयार करता है वो उसका इस्तेमाल तो वो खुद ही करेगा।
क्योंकि यूक्रेन के साथ वो एक फुल फ्लैश वॉर लड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में लगभग सभी के सभी Su-30 यूजर्स भारत की ओर देख रहे हैं और इसी में नाम आता है इंडोनेशिया का भी। तो ये लोग भारत से अस्त्रा मिसाइल चाहते हैं ताकि Sukhoi 30 MKI में इनका इंटीग्रेशन किया जा सके। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए, क्योंकि अस्त्रा मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट हो जाना, वो भी चाइना के अगेंस्ट, ये अपने आप में आपकी मिसाइल की रिलायबिलिटी को प्रदर्शित करता है। इसके बाद आप देखिएगा कि आर्मेनिया से आपको एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको पास्ट में बता चुका हूं कि अस्त्रा मिसाइल हो या फिर रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल हो, शॉ वगैरह हो, जितने भी ऐसे एयर लॉन्च वेपन जो कि DRDO ने तैयार किए हैं लेकिन इनका मैन्युफैक्चरिंग BDL ने किया है, इन सभी का इस्तेमाल आप दुनिया के किसी भी रफाल फाइटर जेट में कर सकते हैं। क्योंकि रफाल की निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन का एक MOU साइन हुआ है BDL के साथ, जिसमें BDL जिन मिसाइलों का प्रोडक्शन वगैरह करता है उन सभी का इंटीग्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड रफाल के यूजर्स कर सकते हैं। तो आप सीधा सीधा सा ऐसा मान लीजिए कि इसके बाद अस्त्रा मिसाइल ग्रीस भी जाते हुए आपको दिखाई देगी, क्योंकि ग्रीस के पास भी एक बड़ी फ्लीट रफाल की है और उनके अंदर इस्तेमाल करने के लिए उसे अस्त्रा मिसाइल्स चाहिए होंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर तीसरी खबर की बात की जाए जो कि इंडोनेशिया से ही निकल कर आ रही है, तो ये और भी ज्यादा सुखद है। और देखिए, इस तरह की खबरें हो सकता है कि आपको तत्काल किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट देखने के लिए ना दे, लेकिन आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। आप एक तरह का इकोसिस्टम पहले ही तैयार करके रख रहे हैं, जिस इकोसिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आप अपने देश की करेंसी को भविष्य में बहुत ज्यादा मजबूत करते हुए अमेरिका के डॉलर की निर्भरता को एकदम से समाप्त करने की स्थिति में आ जाएंगे। जी हाँ, देखिए, लगातार भारत अलग अलग देशों से लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए समझौते साइन कर रहा है। इसमें आपको कई सारे देश मिलेंगे। अगर इसका रिसेंट एग्जांपल देखा जाए तो हम लोगों को जापान देखने के लिए मिला, जो कि हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, काफी ज्यादा भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। रिसेंटली उनकी प्राइम मिनिस्टर भारत के विजिट पर आई थी और इसी बीच बताया यह गया था कि भारत जापान के बीच में जल्द ही रुपी येन में ट्रेड सेटलमेंट पॉसिबल होगा। अब मान लीजिए कि इन सारे देशों के साथ इस तरह के समझौते साइन हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि देखिए बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग डॉलर को हटा ही देंगे और लोकल करेंसी में ही ट्रेड शुरू कर देंगे। नहीं, शायद ऐसा ना हो, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन शायद उतना ना पड़े। लेकिन अगर मान लीजिए भविष्य में कोई इमरजेंसी आन पड़ती है, डॉलर अत्यधिक महंगा हो जाता है या फिर हमारे ऊपर किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध लग जाते हैं जिसमें डॉलर का इस्तेमाल हम लोग ना कर पाए, तब हमें यही आज बनाया हुआ इकोसिस्टम काम आएगा, जिसके तहत हम लोग लोकल करेंसीज में भी ट्रेड कर पाएंगे। वरना होता क्या है, सैंक्शंस लग जाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाती है, वो व्यवस्था हम लोगों ने पहले ही करके रखी है। इसी सीरीज में नाम निकल कर आ रहा है इंडोनेशिया का भी। जी हाँ, देखिए, बताया जा रहा है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में लोकल करेंसी से ट्रेड को लेकर सहमति बन चुकी है। एक्चुअली भारत और इंडोनेशिया के बीच में आर्थिक और डिजिटल सहयोग को बढ़ाने के लिए कई तरह के समझौते हुए। तो यहाँ पर जो आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाएगा, इसमें एक प्रावधान ये भी रहेगा कि दोनों ही देश अपने ट्रेड के सेटलमेंट के लिए लोकल करेंसीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया की करेंसी को भी रुपया ही कहा जाता है। तो यहाँ पर जब संयुक्त रूप से बयान दिया गया दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरफ से, तब इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो की तरफ से इस बात को स्पष्ट किया गया कि देखिए, दोनों ही देशों के बीच में क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट लिंक और साथ ही लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन, यानी जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LCT कहते हैं, इसके ऊपर दोनों ही देशों के बीच में सहमति हो गई है। यानी रुपये और रुपया, इन दोनों से आप ट्रेड सेटलमेंट कर पाएंगे ईच अदर। इसकी सुविधा आपको मिलने जा रही है आपके व्यापारियों को। एक्चुअली अब इसके लिए जो चीज जरूरी होगी, इसको लेकर भी RBI ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ भाई, लोकल करेंसी से भुगतान करने के लिए क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए एक व्यवस्था तैयार करनी होगी, जिसका जिम्मा RBI के कंधों पर है। यहाँ पर अगर बात की जाए क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट सिस्टम की, तो देखिए, इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई भारतीय पर्यटक इंडोनेशिया जाता है और वहां पर उसे कोई खरीदारी करनी हो, तो भुगतान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्ड का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें अमेरिकन डॉलर का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब जब नई व्यवस्था तैयार हो जाएगी, इसके बाद कोई भी भारतीय पर्यटक जब इंडोनेशिया में भुगतान करेगा, तो वो अपने UPI के माध्यम से इंडोनेशिया के QR कोड को स्कैन करके आसानी से डायरेक्ट भुगतान कर पाएगा। जी हाँ, इसमें किसी भी प्रकार का मुद्रा विनिमय शुल्क भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप डॉलर को बिल्कुल ही बाईपास कर रहे हैं। डायरेक्टली अपने UPI से ही आप इंडोनेशिया के व्यापारियों को पेमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन की बात की जाए, LCT की, तो इसका सीधा संबंध है व्यापारियों से। जो बड़े स्केल पर ट्रेड वगैरह किया जाता है, इसमें सीधे आप भारतीय रुपये से इंडोनेशिया के अंदर पेमेंट कर पाए,
इसको लेकर व्यवस्था की जाएगी। वरना अभी तक तो अमेरिकन डॉलर का इस्तेमाल किया जाता था या अन्य किसी दुनिया की जो ट्रेडेबल करेंसी होती थी उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब आप लोकल करेंसी का इस्तेमाल करके पेमेंट कर पाएंगे। ये सुविधाएं लागू कर दी जाएंगी। तो कहने का मतलब इंडोनेशिया भविष्य में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यह आपके डिफेंस खरीदार के तौर पर भी उभरा है, आपके एक सहयोगी के तौर पर भी उभरा है और साथ ही ये डीडॉलराइजेशन करने में भी आपकी बड़ी मदद कर रहा है। इसके अलावा सांस्कृतिक तौर पर भी इंडोनेशिया आपसे बहुत ज्यादा जुड़ाव रखता है और बड़ी बात यह है कि इंडोनेशिया पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र हो जाने के बावजूद अपनी जड़ों को नहीं भूला है, वो अपनी मूल भावनाओं को नहीं जुड़ा हुआ है। इस वजह से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भी इस दौरान कई सारी बातें कही। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देखिए हमारा तो डीएनए भारतीय है, साथ में ये कहा कि हमारी जो लैंग्वेज है ये भी संस्कृत से प्रभावित है। इसके अलावा इंडोनेशिया में एक शिव मंदिर है जिसके जीर्णोद्धार के लिए भी भारत खर्च वहन करने जा रहा है। तो कहने का मतलब सांस्कृतिक तौर पर भी इंडोनेशिया भारत से काफी जुड़ाव रखता है। तो लेट्स सी कि आने वाले समय में इस चीज के क्या क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि जो भी रिजल्ट्स होंगे वो सकारात्मक ही होंगे।